आया नहीं ये On special demand. आशीष गोयल सर अप्लाइड मैथ्स कंटिन्यू विद सेम आईडी इन पासवर्ड। तू कौन सी में? नाउ अपन स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। अपना चैप्टर चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जितने अपन ने टॉपिक्स अब तक पढ़े वो सारे टॉपिक्स थे कॉमन। अब आपके एनसीईआरटी में जो नॉर्मल मैथ्स है उसमें एक टॉपिक एक्स्ट्रा है जो कि अप्लाइड मैथ्स में नहीं है, दैट इज पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म of a complex number. ठीक है, एक अपना ये टॉपिक थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है और ये अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक नहीं है, लेकिन आपकी जो नॉर्मल एनसीईआरटी है जो अब तक 11 था उसमें तो है ये टॉपिक। ठीक है, तो पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? Let z is equal to a plus iota b is a complex number. Is a complex number. Then z is equal to r bracket cos theta plus iota sin theta. Then z is equal to r bracket cos theta plus iota sin theta is called its polar form. It's called its polar form. Where r is called जो आपने पहले पढ़ा हुआ है मॉडुलस ऑफ जेड। r क्या कहलाता है? वेयर r is called मॉडुलस ऑफ जेड। r is called modulus of z and theta is called argument or amplitude। थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड। तो आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो अब तक आपने पढ़ा, जैसे 3 + 4 आयोटा, उसको हमने आगे फर्दर उसको चेंज कर दिया
इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस, इन टर्म्स ऑफ एंगल। वो अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है कैसे। तो जो आपने उसकी फॉर्म चेंज कर दी, न्यू टाइप का बना दिया, वो जो आपने फॉर्म चेंज करके जो नया बनाया, दैट इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको आर और थीटा दो वैल्यूज निकालनी होती हैं। थीटा को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है तो वो अपन अभी चेक करेंगे। नाउ we know that r is always equal to modulus of z, and that implies root of a square plus b square. आपको मालूम है, आपने पहले पढ़ा है, r यानी कि मॉडुलस ऑफ z निकालने का मेथड होता है रूट ऑफ रियल नंबर स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर स्क्वायर। आपको मालूम है, आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये तो वो फॉर्मूला यहाँ पर है। मॉडुलस तो आपको मालूम है कैसे निकालते हैं ना। अब बाकी जो बचा थीटा को निकालने का तरीका, वो अभी अपन एक्सप्लेन देखते हैं। पहले आप ये लिखो। अभी आपको इसमें हो सकता है कुछ चीज समझने नहीं आए कि ये क्या हो रहा है क्या है, तो वो एक बार अपन जब 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तब एक बार क्लियर होगा। ठीक है, ये अपने को लिख लो। नाउ थीटा इज ऑलवेज लाइज बिटवीन minus pi to plus pi. थीटा लाइज बिटवीन minus pi to plus pi, यानी थीटा की वैल्यू होगी minus pi to plus pi. थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू minus pi, लेस देन इक्वल टू pi. थीटा की वैल्यूज माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होती है। ये आपका अभी थ्योरी पार्ट तो ये है इसका। ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिया। ओके, अब अपन आगे मूव करते हैं, इसका पार्ट कुछ देखते हैं। कुछ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ अपन करते हैं। वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, उसका थोड़ा पार्ट अपन यहाँ लेते हैं। पहले ये आपने देखा 4 पार्ट्स हैं। These 4 parts are called 4 quadrants. इनको बोलते हैं 4 quadrants. It is called first quadrant and it is called second quadrant. That is called third quadrant and that is called fourth quadrant. ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पर हैं, 4 पार्ट्स यहाँ पर है। ठीक है, इनको बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का एंगल बनेगा, यहां से यहां तक 0 to 90 डिग्री का। क्वाड्रेंट नंबर 2 में 90 डिग्री से 180 डिग्री का एंगल बनेगा। क्वाड्रेंट 3 में 180 to 270 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 to 360 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये आपके पास कुछ एंगल्स किस तरह से बनते हैं वो पार्ट है। 4 क्वाड्रेंट्स है, नंबरिंग ऐसे है 1 2 3 4 इस तरह से है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा वो 0 to 90 होगा। सेकंड में जो एंगल बनेगा 90 to 180, थर्ड में 180 to 70 एंड फोर्थ में। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। आपने 9th 10th में ये पढ़ा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है सब में, है ना। तो आप ये देखो कि अगर सपोज करो कि यहाँ O पॉइंट से यहाँ A पॉइंट तक मान लो 3 यूनिट्स गए, सपोज करो यहाँ B पॉइंट तक 4 यूनिट्स गए सपोज, और इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं A और B को, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये लाइन +3 है, ये लाइन +4 है। एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव साइड है। एक्स और वाई बोथ आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव यहाँ आपके सामने है।
सपोज करो कि ये एंगल अगर थीटा है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल में साइन थीटा को कैलकुलेट करूंगा तो वो आएगा फॉर्मूले से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऊपर वाली लाइन। परपेंडिकुलर मतलब 4, और आपको मालूम है हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएंगे। 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 स्क्वायर 9, 25 उसका स्क्वायर रूट है ना। तो अगर मैं साइन थीटा कैलकुलेट करूं फॉर्मूला P अपॉन H से, परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेन्यूज 5, आपको आंसर 4/5 मिलेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आपने cos थीटा कैलकुलेट किया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से, बेस 3 हाइपोटेन्यूज 5 एंड tan थीटा आपने कैलकुलेट किया परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, परपेंडिकुलर 4 बेस 3 4/3, ये आपको मिलेगा। ठीक है। एनी डाउट यहां तक? ये क्लियर? ये क्लियर सबको? और साइन थीटा का रेसिप्रोकल आपने 10th में पढ़ा हुआ है, cos थीटा होता है। cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा होता है। tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है। तो जो रूल्स जो आपने यहां देखा वो उनके रिवर्स हो जाएंगे, तो बाकी वैल्यूज भी आ जाएंगे आपके पास। आपने ये देखा कि ये तीनों आंसर्स यहां पर पॉजिटिव हैं। ये तीनों साइन कॉस टेन तीनों पॉजिटिव हैं, एंड देयरफॉर देयर रेसिप्रोकल्स, दैट मींस cos थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा आर आल्सो पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव वैल्यूज देंगे, सब पॉजिटिव है। ठीक है। तो अगर मैं इस क्वाड्रेंट में, दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल बना दूं, कोई राइट ट्रायंगल बना दूं, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालूंगा, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला बेस x की वैल्यू पॉजिटिव है आपको मालूम है, और y की वैल्यूज यानी ये लाइन भी पॉजिटिव है आपको मालूम है, और हाइपोटेन्यूज तो आपको लेंथ के रूप में पॉजिटिव लेना है। ठीक है। अब एक और चीज देखो, सपोज यहां से अपन यहां गए, न्यूमेरिकल डिस्टेंस के तो 3 है और ये 4 है, और ट्राइंगल ऐसे बना आपका। अगर इस एंगल को थीटा मान लिया जाए, तो अब आप इसमें क्वाड्रेंट नंबर 2 में ये चेक कर रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड एक्स एक्सिस की नेगेटिव होती है और ऊपर वाई एक्सिस आपको दिख रहा है पॉजिटिव है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स तो नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। तो अगर मैं 3 रेशियोज वापस निकालूं अब इस केस में, तो मुझे मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H फॉर्मूले से, परपेंडिकुलर तो मेरी ये लाइन है पॉजिटिव 4 है, हाइपोटेन्यूज ये लाइन है, ये हमेशा पॉजिटिव काउंट होगी कैलकुलेशन से, रूट से 5। अगर मैं cos थीटा कैलकुलेट करूंगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर्मूले से, तो बेस तो ये लाइन है जो x एक्सिस की नेगेटिव साइड में है, तो -3 लिखिया, और हाइपोटेन्यूज 5। और अगर मैंने tan थीटा कैलकुलेट किया परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, तो परपेंडिकुलर तो ये लाइन है 4 पॉजिटिव, बेस ये लाइन है नेगेटिव x एक्सिस -3। अब आपको सेकंड क्वाड्रेंट में जब मैंने राइट ट्रायंगल बनाया तो वो रेशियोज इस फॉर्म में नजर आएंगे। साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा, कॉस बेस के नेगेटिव होने के कारण और कॉस के फॉर्मूले में बेस इन्वॉल्व होने के कारण नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली tan बेस इन्वॉल्व होने के कारण नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको इस तरह से रेशियोज मिलेंगे, साइन तो पॉजिटिव, कॉस और tan दोनों नेगेटिव मिलेंगे। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली साइन का रेसिप्रोकल cos तो पॉजिटिव होगा, जैसे साइन पॉजिटिव है, कॉस का रेसिप्रोकल sec नेगेटिव होगा, tan का रेसिप्रोकल cot नेगेटिव होगा। जो रूल इन पे अप्लाई होगा वो इनके रेसिप्रोकल्स पे भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसको रिवर्स कर दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, 5 अपॉन माइनस। अब मैं 2 क्वाड्रेंट्स के बारे में आपको अभी बताया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप कोई ट्राइंगल बनाते हो, राइट ट्राइंगल, और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हो, वैल्यूज निकालते हो, सारे आंसर्स पॉजिटिव होंगे। लेकिन जैसे ही आपने सेकंड क्वाड्रेंट में जाके ट्राइंगल बनाया, राइट ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले, तो साइन पॉजिटिव, कॉस और tan नेगेटिव होगा। रीजन क्यों है वो आपके सामने है। तो पहले आप मुझे इतना बताओ कि क्या आपको ये थ्योरी, ये पार्ट समझ में आया?
फिर मैं आगे थर्ड या क्वाड्रेंट पे आगे मूव करते हैं ना, ठीक है। ओके, अब अपन मूव करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं। नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस आपके सामने यूज की गई है। तो अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा और एक एंगल इस तरह से बनाएं, ट्रायंगल फॉर्म करें इस तरह से, सपोज यहां से यहां तक वही 3, यहां से यहां तक 4 सपोज, और इसको ऐसे अपन ज्वाइन कर दें, ये सपोज सी है, ये सपोज डी है, ये एंगल सपोज थीटा है। तो अब आपको क्या नजर आएगा, अगर मैंने इसमें साइन थीटा कैलकुलेट किया फॉर्मूला P अपॉन H से, तो परपेंडिकुलर तो ये लाइन हो गई, ओडी लाइन हो गई जो नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो -4 हो गया। और डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव काउंट करेंगे, क्योंकि जब आप स्क्वायर करोगे, रूट लोगे तो प्लस माइनस नहीं लोगे, लेंथ इज पॉजिटिव के कारण। अब आपके पास आंसर ये आया नेगेटिव ऑफ दिस। नाउ अगर मैंने cos थीटा कैलकुलेट किया तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ, बेस मेरी ये लाइन है 3 यूनिट्स, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस -3 अपॉन 5 मिला मुझे। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड अगर मैंने tan थीटा कैलकुलेट किया परपेंडिकुलर अपॉन बेस फॉर्मूले से, तो परपेंडिकुलर ये लाइन है नेगेटिव वाई एक्सिस -4 और ये -3, मुझे मिला -4 अपॉन -3, दैट इज पॉजिटिव ऑफ 4/3। आपने फिर ऑब्जर्व किया कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज निकालते हैं किसी भी एंगल के लिए, तो साइन नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, tan पॉजिटिव होगा। रीजन आपके सामने है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, tan तीनों पॉजिटिव होते हैं बिकॉज x और y दोनों पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, tan नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव दो नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस नेगेटिव, tan पॉजिटिव। ये 3 क्वाड्रेंट्स के बारे में है। तो वापस मेरा वही क्वेश्चन, क्या आपको अब तक तीनों क्वाड्रेंट्स के बारे में जो अपन ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं विद रीजन समझ में आया कि कौन से क्वाड्रेंट में? ओके, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में भी देख लो। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं तो ये मेरा +3 है, ये -4 है। अगर मैंने साइन निकाला तो P अपॉन H फॉर्मूले से अगर इस एंगल को अपन थीटा मान लें तो परपेंडिकुलर ये है -4, हाइपोटेन्यूज तो 5 है। cos थीटा कैलकुलेट किया B अपॉन H फॉर्मूले से, बेस ये लाइन है दैट इज 3 और हाइपोटेन्यूज तो 5 है। और tan थीटा अपन ने कैलकुलेट किया परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, तो ये परपेंडिकुलर है -4 की तरफ और ये बेस है आपका +3 की तरफ। आपने फिर क्या ऑब्जर्व किया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देगा, कॉस फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देगा, tan फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देगा। यानी आपने एक एक करके चारों क्वाड्रेंट्स में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, वो फाइंड करा है। ठीक है, अब अपन इसको ऊपर वापस इस तरह क्वाड्रेंट्स बना के वहां लिखेंगे और याद रखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी, वो अपन याद कर लेंगे ना। तो अभी आपने जो ऑब्जर्व किया वो वापस देखते हैं कि ये आपके 4 क्वाड्रेंट्स हैं। इन 4 क्वाड्रेंट्स में आपने मार्क किया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट है और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये 4 क्वाड्रेंट्स यहां पर है। ठीक है, आपने अभी ऑब्जर्व किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल बना आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। इस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस का एक्स वाला पार्ट, वाई एक्सिस वाई वाला पार्ट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं,
और क्योंकि ये पॉइंट जहां एक्स वाई दोनों जीरो है इंक्लूड है, इसलिए आपने ऐसे लगा दिया। एंगल के केस में 0 to 90 डिग्री बनेगा, इसको बस क्वाड्रेंट बोलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से, कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से दोनों एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, आपको मालूम है। और अभी आपने जो पढ़ा वो यहाँ ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। अभी आपने जो ऑब्जर्व किया, क्या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, साइन कॉस टेन एंड देयर रेसिप्रोकल्स, ये सब पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन एंड देयर रेसिप्रोकल, और ऑल आर पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होंगे। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाएगा, उसमें क्या होता है, एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा। एक्स यहाँ पे नेगेटिव होगा, वाई यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और आपने ऑब्जर्व किया था साइन एंड कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल, ये दो तो पॉजिटिव होंगे, और बाकी के 4 trigonometric ratios, that is cos and their reciprocal sec, tan and their reciprocal cot, these 4 ratios are negative, ये सब नेगेटिव है। दो साइन एंड कॉसेक, साइन और उसका रेसिप्रोकल, ये आप सबको मालूम है ना, साइन की कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका रेसिप्रोकल होता है? यस सर। है ना, 10th में था, सबको मालूम है ना, अगर नहीं हो तो बता देना। जैसे साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक्स होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। अगर आपको कुछ ही को नहीं हो तो आप बोल देना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अपना वो सबको मालूम है सबको, इसलिए मैंने लिखा नहीं, आपको डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, अब अपन थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करने जा रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपने क्या देखा कि एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री से 270 डिग्री होगा। एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं, और आपने ऑब्जर्व किया था टेन और कॉट पॉजिटिव हैं, बाकी के 4 साइन एंड देयर रेसिप्रोकल कॉसेक्स, cos and their reciprocal sec, these 4 trigonometric ratios are negative in third quadrant. And fourth quadrant में अगर अपन मूव करते हैं तो आपको मिलेगा एंगल 270 डिग्री से 360 डिग्री। इसमें आप देख रहे हो x तो पॉजिटिव है, y आप देख रहे हो नेगेटिव है, और इसमें आपने देखा था cos और sec पॉजिटिव है, बाकी 4 पार्ट्स नेगेटिव है। ये आपको याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। ये अपन जब चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो भी अपने को ये सब था, तो अभी आप समझ लो, अपने यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट पहले शुरू करा है। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो आपको याद रखने, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक क्लियर? ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट था जो इससे रिलेटेड भी, आपके एक्स वाई से भी आपको लिंक करना है इसको, है ना। जब पॉजिटिव है तो कैसे, नेगेटिव है तो कैसे लिखते हैं, वो स्टेप्स। अब आपको ये मालूम है कि जब हम किसी एंगल को मेजर करते हैं, 60 डिग्री बोल दिया, 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल को मेजर करने के लिए आपको मालूम है आपके पास एक ही यूनिट है, एक ही पार्ट है। कौन सा? काहे में मेजर करते हैं एंगल्स को? डिग्री। एंगल्स को मेजर करने के लिए डिग्री ही एक अपने पास यूनिट है, डिग्री ही में ही अपन मेजर करते हैं। लेकिन अपन 10 तक ये पढ़ते हैं, अब 11th में एंगल्स को मेजर करने के लिए आपके पास एक और यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं रेडियंस, जिसको बोलते हैं रेडियंस। तो अपन अभी डेफिनेशन देखते हैं रेडियंस क्या है। ठीक है,
measurement of angle. There are two units to measure an angle. एक एंगल को मेजर करने के लिए दो यूनिट्स आपके कोर्स में है, और भी होती है लेकिन आपके कोर्स में दो है. फर्स्ट इज डिग्री एंड सेकंड इज रेडियंस. सेकंड इज रेडियंस. ठीक है. अगर मैंने आपको यहां पर एक सर्किल ड्रॉ किया, एक सर्किल है, ये सेंटर है O पॉइंट. सपोज करो कि इस सर्किल की रेडियस है लेट, रेडियस ऑफ सर्किल इज 1 यूनिट. मान लेते हैं सर्किल की रेडियस है 1 यूनिट. 1 यूनिट का एक सर्किल आपने यहां ड्रॉ किया. ओके. आप में से कौन बताएगा कि इस सर्किल की सरकमफ्रेंस को कैसे मेजर किया जाता है, या फॉर्मूला क्या होता है? 2 pi r. 2 pi r. Circumference of a circle is equal to 2 pi r. अगर मैं आपसे पूछूं कि सर्किल का एक राउंड कंप्लीट करने पर आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बताओ, तो आप क्या करोगे? 2 pi units. 2 pi यूनिट्स. आप सरकमफ्रेंस 2 pi r का फॉर्मूला लिख के r की वैल्यू निकाल दोगे. क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस अराउंड अ सर्किल whose radius is 1 unit. Now another question. अब मैंने आपसे पूछा कि इस सर्किल के चारों तरफ पूरा एक राउंड कट करने पर आप कितने डिग्री का एंगल बनाओगे? 360 डिग्री. आपको मालूम है, एंगल की बात करूंगा तो आपको मालूम है एक राउंड में जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री है, और डिस्टेंस की बात करूंगा तो एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर होता है वो 2 पाई r होता है, सरकमफ्रेंस के इक्वल होता है. नाउ बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड is equal to 2 pi r, and angle subtended in 1 round is equal to 360 डिग्री. ये आपको मालूम है, तो इनको कंबाइन करके अपन ये कह सकते हैं therefore if we cover a distance of 2 pi r units, then the angle subtended is 360 डिग्री. ये अपन एक रिलेशन बोल सकते हैं इसको, है ना. तो अपन कह सकते हैं कि therefore if distance traveled is 2 pi r, then the angle subtended is 360 डिग्री. और क्योंकि इस क्वेश्चन में सर्किल की रेडियस r की वैल्यू 1 है, तो अगर हम r की वैल्यू 1 रख दें तो 2 पाई रह जाएगा केवल, और एंगल के रूप में 360 डिग्री रह जाएगा. तो हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिखने जा रहे हैं therefore 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री. इक्वल नहीं है मेरे को मालूम है, क्योंकि 2 पाई तो डिस्टेंस है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी, और वो एंगल है. लेकिन अभी अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो अपनी जो रेडियंस की डेफिनेशन है वो जब आप पढ़ोगे तो ये इक्वल हो जाएगा. अभी थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि अगर अपन कॉम्प्लेक्स पहले पढ़ना चाहते. अच्छा, एक ये बताओ कि आपको इसमें अगर दिक्कत आ रही है समझने में तो पूरा डिटेल में पहले अपन ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे, बाद में इस टॉपिक को भी कर सकते हैं.
ना, डेफिनेशन और रेडियंस और डिग्री जो भी आपके क्वेश्चन है। और अगर आपको समझ में आ रहा है शॉर्ट में ये चीज थोड़ी सी, मतलब मैं अभी एज ए फॉर्मूले की तरह लिख रहा हूं आपको, जिससे कि जब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ट्रिग्नोमेट्री यूज करें वो आपको क्लियर हो जाए। तो आपको ज्यादा कौन सा पार्ट ज्यादा इजी लगता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद इसको करोगे या पहले इसको कंप्लीट कर ले कॉम्प्लेक्स को, फिर अपन किसी और चैप्टर में? क्योंकि मैं आपकी अभी पूरी डिटेल में, हाँ बोलो। सर पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए। पहले इसको मतलब शॉर्ट में मैं एज ए फॉर्मूले आपको बता दूंगा कि भाई पहले ट्रिग्नोमेट्री, पहले डिटेल सॉल्यूशन, क्योंकि अपन ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, एक बार वो पढ़ते हैं तब तो याद जाएगा सबका। पहले इसको कंप्लीट करें, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब मैं अगर आपको केवल फॉर्मुलेस वगैरह बता दूं कि इसको कैसे करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा शायद, या इसको, क्योंकि अभी आपने, मैंने जैसे ये लिखा, हो सकता है आपको लिंक करने में दिक्कत आ रही होगी, कभी तो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, कभी क्या है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर पहले करें, ठीक है। तो अभी आप ये देखो, अपन शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार, 2 पाई इक्वल टू 360 डिग्री के इक्वल हुआ, यानी कि अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, पाई 180 डिग्री हो गया। यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, न्यूमेरिकली नहीं है, इसको हम ऐसे याद करेंगे, पाई रेडियंस इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियंस 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये अपन इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है। रेडियंस को डिग्री में एक्सप्रेस करना, रेडियंस और डिग्री का एक रिलेशन है, डिटेल में अपन बाद में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब, अभी आप शॉर्ट में ऐसे समझो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला पाई अपॉन 4 रेडियंस, रेडियंस का एक ये सिंबल सी लिखते हैं अपन जनरली, या कुछ भी नहीं लिखते हैं, केवल सिंपली पाई/4 भी लिखते हैं तो भी चलेगा। पाई/4 रेडियंस का एंगल कितने डिग्री का है, कितने डिग्री का एंगल है, तो आप ऐसे करोगे, पाई की जगह 180 डिवाइडेड बाय 4, ये वाला स्टेप, पाई रेडियंस की जगह 180 डिग्री अपॉन 4, फिर 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका एंगल मालूम पड़ जाएगा 45 डिग्री होता है। जो आपके टेबल में 3 एंगल्स होते हैं, अपन उसी को देख रहे हैं अभी, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। इन एंगल्स को रेडियंस की फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं, रेडियंस की फॉर्म में क्या होते हैं उनकी वैल्यूज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये है, एक होता है पाई/6, मतलब 180 अपॉन 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियंस में आप पाई/6 लिखोगे। आपने 10th तक डिग्री 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 ही पढ़ा है, हर क्वेश्चन में डिग्री में आंसर लिखा है, क्योंकि 10th में रेडियंस था ही नहीं। अब 11 से हम डिग्री को बंद करेंगे, आंसर्स को, रेडियंस को, जब मैं आपको किसी क्वेश्चन में पूछूं फाइंड द एंगल और आगे जो भी डिटेल में, आपने मुझे बोला 45 डिग्री, नहीं, अब आप मुझे बोलोगे पाई/4। मैंने आपसे पूछा फाइंड द एंगल सो दैट दिस इक्वेशन एंड सो ऑन, फिर आपसे मैंने ये पूछ लिया कि एंगल बताओ, आपने कहा 60 डिग्री, नहीं, अब आप रेडियंस में बताओगे 11th में ना, ठीक है। तो आपके पास आया पाई/6, 180/6, देन पाई/4 यानी 180 अपॉन 4 यानी 45 डिग्री। 45 डिग्री अगर आपका आंसर आएगा तो उसको पाई/4 से रिप्रेजेंट करोगे, पाई/3, 180 अपॉन 3 60 डिग्री, पाई/2 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो आपके टेबल में एंगल है वो आप है, और 180 डिग्री अगर है तो आपको मालूम है, अभी अपन ने लिखा ही है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैंने आपको शॉर्ट में एंगल्स को, डिग्री को रेडियंस वाले फॉर्म में लिख दिया है कि किसी डिग्री के एंगल का रेडियंस फॉर्म क्या होती है, वो भी वो एंगल्स जो जनरली आपको टेबल में नजर आते हैं। यही होते हैं टेबल में, आपको सबने 10th में टेबल पढ़ी है, 30, 45, 60, 90 एंड 0 तो 0 है ही, ठीक है। एनी डाउट, एनी डाउट, क्लियर?
तो अब आपको ये मालूम पड़ गया कि कोई एंगल को हम रेडियंस में कैसे लिखेंगे, ये आपको मालूम पड़ा है ना। जैसे मैंने आपसे पूछा, सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 है, तो नाउ थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप मुझे क्या आंसर दोगे? 60 डिग्री। नहीं, π/3। यस, मैं यही कहने जा रहा हूं। आपने 60 डिग्री नहीं बोलना है, वो आप 10 तक, जब आपने रेडियंस नहीं पढ़ा। गलत नहीं है, मार्क्स नहीं कटेंगे, ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया तो 0 दे दे, नहीं। लेकिन हम ये आपसे उम्मीद रख रहे हैं, आपको ये पढ़ा रहे हैं कि ये सिखा रहे हैं कि अब आप थोड़ा हायर हो जाओ, थोड़ी हायर क्लास में, अब आप थोड़ा और दूसरा मेथड सीखो, डिग्री से रेडियंस। तो आपको अगर ये क्वेश्चन मैंने पूछा 60 डिग्री नहीं बोलो, अवॉइड करेंगे अपन। अब अपन इसको π/3 लिख देंगे, क्या आंसर इज π/3। अगर मैंने आपसे पूछा cos थीटा 1/2 है या 1/√2 है, तो आप मुझे थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे? π/6। π/4। π/4 ऐसे बोलोगे। अभी आपको मैंने एक डेफिनेशन जब लिखाई थी एम्पलीट्यूड और वो लिखा था, आपने देखा था वहां लिखा था थीटा लाइज बिटवीन -π to π। आपने अभी तक पढ़ा नहीं था तो आपको लग रहा था कि थीटा लाइज बिटवीन -π मतलब -22/7 प्लस 22/7। आपके माइंड में पाई की वही वैल्यू थी 22/7, नहीं, वो एंगल था, हमने पहले ही लिखा हुआ था। तो अब क्योंकि आपने पढ़ा कि पाई जो होता है वो 180 डिग्री होता है एंगल के केस में, तो मैं उसको वापस रिपीट करूंगा अभी। लेकिन वो एम्पलीट्यूड अब आपको मालूम पड़ा, क्या कहने का मतलब था, -180 डिग्री से +180 डिग्री के बीच में है थीटा की वैल्यू। ठीक है, उस लाइन का मतलब ये था जो डेफिनेशन में आपने पढ़ा। चलो अभी करते हैं लिंक, पहले यहाँ तक देखो, क्या आपको ये समझ में आया? सर यस, सर इसमें पाई का वैल्यू 22/7 रख सकते हैं? नहीं नहीं, देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, π/3 इज इक्वल टू डिग्री, ऐसे पूछा मैंने आपसे पूछा π/3 जो है वो कितने डिग्री का है। अब आपको ये नहीं मालूम कि यहाँ π/3 एंगल को रिप्रेजेंट करता है या नॉर्मल जो अपन π/3 π/2 पाई नॉर्मल एरिया में कहीं भी यूज करते हैं वो है या ये एंगल है, कैसे मालूम? क्योंकि मेरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कन्वर्ट π/3 ओनली π/3 या π/3 रेडियंस इनटू डिग्री, या मैंने ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स डिग्री, या मैं आपसे पूछूंगा कि π/3 को डिग्री में बताओ, तो उस केस में आपको पाई की वैल्यू 180/3 करके 60 डिग्री लिखना है। कन्वर्जन करो, आप कन्वर्ट करो पाई को रेडियंस को 180 डिग्री में, आपका कन्वर्जन फॉर्मूला है पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये आपका कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है। और अगर मैंने आपसे पूछा नॉर्मली फाइंड द वैल्यू ऑफ π/3, अब यहाँ पे मैंने कोई एंगल नहीं, मुझे नहीं मालूम नहीं है कि आपने पढ़ा है कि नहीं, मैंने नहीं पढ़ा कि एंगल्स वगैरह रेडियंस वगैरह कुछ होता है। ये तो नॉर्मल मैंने आपको बोला π/3 की वैल्यू निकालो, ये चेक करने के लिए कि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मालूम है कि नहीं आपको। तो यहाँ आपने 180 नहीं रखना है क्योंकि मैं आपसे एंगल पूछ ही नहीं रहा हूँ, कन्वर्ट थोड़ी कर रहा हूँ मैं। यहाँ आपको जो नॉर्मल कैलकुलेशन है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 और कैलकुलेट। अब यूनिट मीटर सेंटीमीटर जो भी है नहीं है तो यूनिट्स ओनली, ये डिफरेंस है। क्वेश्चन में देख के आपको कैसे मालूम पड़ेगा, एंगल की बात करेंगे, थीटा की बात करेंगे, डिग्री में कन्वर्जन पूछेंगे तो आप पाई की जगह 180 डिग्री लिखोगे, अदरवाइज तो नॉर्मल है ही पाई आपका, उसमें तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, बोलो डाउट क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर? यस सर। ओके, तो ये आपके कुछ एंगल्स यहाँ पर थे डिग्री में, उनको आप रेडियंस में कैसे एक्सप्रेस करोगे वो आपका स्टेप है। एक तो ये क्लियर। अब दो बातें अपन मेन बातें दो ध्यान रखें। पहला, कोऑर्डिनेट्स
कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है वो पार्ट, और दूसरा कुछ एंगल्स जो टेबल में 30 40 उनको